2024 से पहले दक्षिण भारत में कम से कम एनडीए की राह मुश्किल होने वाली है बृजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस आ गई कर्नाटक के बाद। माणक जी, ये बात सच है कि दक्षिण भारत में 131 सीटें हैं, जिसमें से आज भी हमारी एनडीए के पास 30 सीट है। और इस देश में आप देखेंगे कि कई राज्यों में चुनाव इस प्रकार से होते हैं कि स्थानीय स्तर पे विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, कई बार दूसरी जो पार्टियां हैं उनको वहाँ से सांसद मिल जाते हैं। ये हम अभी आप लोगों ने इस बहस के दौरान भी कहा है। और 30 ये बात आ रही है कुल 30 सीटों की। मेरा कहना यह है कि एनडीए को ये 30 सीटें प्राप्त करने में किसी प्रकार की कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली। कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर कि आज भी जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके पास उतना बहुमत नहीं है। और ये जो चुनाव होना है देश में, स्थानीय नेतृत्व कई बार बहुत मजबूत होता है, जिसके आधार पर लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर मैं देखता हूं तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो उनके खिलाफ खड़ा होकर ये कह सके, देश को विश्वास दिला सके कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। आप आईएनडीआईए की बात करते हैं, आईएनडीआईए का प्रोग्राम क्या है, क्या एजेंडा है इनके पास, इनका नेता कौन है? आज आपस में जिस प्रकार से इन लोगों में एक दूसरे को प्रति नाराजगी है, आप देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ आदरणीय कमलनाथ जी ने कैसे शब्दों का उपयोग किया, किस प्रकार से आज आदरणीय ममता बनर्जी कहती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस देश में एनडीए को फिर से सरकार बनाने में कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार की मेहनत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई नेता ऐसा नहीं है। ओके, बृजमोहन जी, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी दक्षिण की पार्टी हो गई, बीजेपी हिंदी पट्टी की उत्तर भारत की पार्टी हो गई, इसी से तय हो जाएगा कि चुनाव में क्या होना है। आप सहमत हैं इससे? नहीं माणक जी, मैं इस बात से मैं इस बात से असहमत हूं, बिल्कुल पूरी तौर से असहमत हूं। क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव जो होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर होगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए सबसे सशक्त एक कोई चेहरा अगर हमारे पास है तो आदरणीय मोदी जी के रूप में। और ये ऐसा चेहरा किसी और दल के पास नहीं है। तो हम लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि एनडीए के लिए कोई सामने कोई ऐसा नेतृत्व है जिसको देखकर लोग उनको वोट देंगे। मेरे को दक्षिण भारत में अभी तक नरेंद्र मोदी का जो जादू उत्तर भारत में चला है, पश्चिम में पूरब में जो चला है, दक्षिण भारत में नहीं चला है। ये तो आंकड़े खुद कहते हैं बृजमोहन जी। नहीं, देखिए ना, कर्नाटक में मतों का अंतर कितना था, वहां पे सरकार बन गई कांग्रेस की, बात सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले और जो कांग्रेस को वोट मिले उसमें फर्क कितना है? तो अगर उस फर्क को हम देखें तो वो स्थानीय नेतृत्व के कारण भी तो मिल सकता है उतना वोट। लेकिन जब आज वही दक्षिण भारत में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी की यात्रा होगी, जब उनका वहां पे चुनाव प्रचार होगा, तो उनके पास चेहरा कौन है? आप चेहरे का नाम बताइए ना, चेहरा बताइए। ओके सापरा जी, आईएनडीआईए को बताना सापरा जी आपकी बारी है, चेहरा कौन होगा? पहले चेहरा ही बता दीजिए सापरा जी, कि इनके पास उसके बाद आगे प्रोग्राम क्या है इस देश के लिए, इस देश के लिए प्रोग्राम क्या है? देखिए, बृजमोहन श्रीवास्तव जी के सवालों का मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि ये कल तक तो बेचारे नरेंद्र मोदी जी को गलियाते थे। अब 1 महीने से ये नरेंद्र मोदी जी के नाम की माला जपने लगे हैं। अब ये खोखे सरकार में शामिल हो गए, इसलिए मैं इनका बहुत ज़्यादा उत्तर देना नहीं चाहूँगा। जनता इनको उत्तर दे देगी। जो असीम वकार साहब बोल रहे थे और आप लोग ने तकरीबन अभी इस समय की सारी डिबेट ही आशुतोष और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बीच में हो गई, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे के ऊपर हो रहे थे। अरे तो प्रोग्राम बताइए, आपके पास प्रोग्राम क्या है? सुनिए ना, अरे भाई क्यों मैं आपके बीच में नहीं, अरे मैं आपका प्रोग्राम निकाल दूंगा, शांत रहिए, मुझे बात करने दीजिए, बहुत देर के बाद मौका मिला है। देखिए, ऐसा है कि जो असीम वकार साहब बोल रहे थे ना, उनके उत्तर से लग रहा था जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया कि हमारे मुख्यमंत्री एबीवीपी से है, ये आरएसएस से आए हुए हैं, तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के आज मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो कांग्रेस से गए हैं। तो क्या हम ये कहें कि कांग्रेस ने वहां पर भेजा है? तो ऐसी बेतुकी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यह है कि एक पार्टी जिसको 4% वोट नहीं मिला है,
वो 40% वोट जिसको मिला है उसको सिखाने चली है राजनीति कि आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो आप न 3 में है न 13 में है आज की तारीख में। कल क्या होगा वो कल बात करेंगे। तो जो पार्टी न 3 में है न 13 में है वो कांग्रेस पार्टी को उपदेश देने के लिए चली है, ये भी उचित नहीं है। सवाल ये है कि हम दक्षिण में अगर मजबूत नजर आ रहे हैं तो आपका ये कहना है कि हम हिंदी भाषी जो हार्टलैंड है, जो हिंदी हार्टलैंड है, उसमें हम मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 40% वोट मिली है, हम वहां पर भी हमारा प्रेजेंस है। और समय समय बताता गया है कि जैसे 2003 के अंदर हम राज्यों के चुनाव हारे थे, लेकिन हम 2004 के अंदर हमने वहां पर सांसद की सीटें हिंदी हार्टलैंड में ज्यादा जीती थी। तो ये अभी भी हो सकता है। 2018 में अगर हम 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई थी तो 2019 में सांसद भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यों में ज्यादा जीत करके आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय के अंदर इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से लड़ेगा, एक रणनीति के तहत लड़ेगा। 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, ओपीएस का मुद्दा होगा, कास्ट सेंसस का मुद्दा होगा। तो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा ये 2024 का चुनाव। और निश्चित रूप से अगर आज हमें 40% मिला है वोट तो हम देखेंगे कि हिंदी हार्टलैंड में हम 45% तक पहुंचे और हम भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ करके छोड़ेंगे। हम ये चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हम अपनी जिद और हमारे जो अंदर जनता की ओके, बृजमोहन जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह उसके बाद आ रहा हूं। आप ही के साथी हैं बृजमोहन जी, थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए। बृजमोहन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? बृजमोहन जी बोलिए। देखिए भाई सापरा जी का जो आत्मविश्वास है बहुत अच्छा है, लेकिन ये अकेले इनका विश्वास है। आप देखिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि पूरा INDIA एक होकर काम करे, और उसी के एक नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अखिलेश यादव जी का भी कोई महत्व है। तो जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में अपने उचित नेता के बारे में कोई सम्मान ना हो, उसके निर्णय के प्रति कोई विश्वास ना हो, वहां पर सापरा जी का ये आत्मविश्वास पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी दुनिया में आप अपने नेता के बारे में बात करिए ना, जहां उनको हरा हरा दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इन सारे मुद्दों पर अभी हाल में जो चुनाव हुआ वहां की जनता ने जितने मुद्दे अभी सापरा भाई ने उठाए, उन सारे मुद्दों के ऊपर जो जवाब दिया है जनता ने, जिस प्रकार से वहां पे पराजित किया है, तो ये सारे मुद्दे तो खत्म हो गए। यही सारे मुद्दे तो उठाए थे, महंगाई उठाई थी, बेरोजगारी उठाई थी, उत्पीड़न की बात। ये मुख्यमंत्री क्यों फंसे हुए हैं बीजेपी में बृजमोहन जी? वहां का जवाब मुख्यमंत्री चुनने में देरी क्यों हो रही है? बृजमोहन जी बीजेपी में वोट लिया है, 40% वोट लिया है, सब में मेजर विपक्षी पार्टी है। क्या बात कर रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? जब भी पार्टी, अरे बृजमोहन जी छोड़िए, अरे आपके पास में कोई तर्क नहीं है, तर्क नहीं है आपके पास में। सापरा जी मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, क्या बात कर रहे हैं? अरे मानक भाई का नहीं, मेरा जवाब दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव ये बताओ कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी है या नहीं है? बताइए ना। बात से कमाल है आपकी। अरे आप कब तो कह रहा हूं, हाँ, हम इससे कब इनकार करते हैं, लेकिन आप कमजोर विपक्ष हैं। में भी नहीं हो। अरे कम से कम MIM को मैंने कहा कि 3 में न 13 में, आप तो 3 से भी कम हो। अरे भाई ओके, बृजमोहन जी जल्दी से बोलिए, आरपी सिंह के बाद जाना मुझे उसके बाद। 3 राज्यों में बृजमोहन जी जल्दी से। या 5 राज्यों में कोई खड़ा था क्या? मैं देखिए, नहीं 5 राज्यों में आपका एनसीपी अजीत पवार। मैं कह रहा हूं हम तो किसी राज्य में नहीं थे, हम नहीं थे किसी राज्य में, लेकिन हमारा जो गठबंधन है NDA, उसने तो आपको धूल चटाई है ना, उसका जवाब दीजिए। आप ये भूल जाइए कि हम थे या नहीं, हमारा गठबंधन था और हमारे गठबंधन ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ओके, आरपी सिंह को लाइए, सरदार आरपी सिंह। आरपी सिंह जी आपकी बारी है, बोलिए। आरपी सिंह जी बोलिए।